प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम मुगल सम्राट अकबर के बारे में पढ़ रहे थे। आज के इस वीडियो में हम अकबर के समय में हुए प्रमुख विद्रोहों के बारे में चर्चा करेंगे। मुगल सम्राट अकबर को अपने शासनकाल में अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले हम बात करते हैं 1564 में हुए उज़्बेकों के विद्रोह की। अकबर के दरबार में प्राचीन अमीर वर्ग उज़्बेकों का दल अत्यंत ही प्रभावशाली था। ये लोग अपने क्षेत्र में स्वतंत्र शासन प्रबंध ही नहीं चाहते थे, बल्कि अपने अधिकारों के साथ अर्ध स्वतंत्र शासन सत्ता प्राप्त करने के इच्छुक थे। जौनपुर का सूबेदार अली कुली खां, उसका भाई और उसका चाचा इब्राहिम खां, अवध का सूबेदार खान आलम और मालवा के सूबेदार अब्दुल्ला खां इनके महत्वपूर्ण नेता थे। अकबर की केंद्रीकरण की नीति इन्हें पसंद नहीं थी, अतः 1564 ईस्वी में मालवा के सूबेदार अब्दुल्ला खां उज़्बेक ने विद्रोह कर दिया, किंतु अकबर ने उसके विद्रोह को समाप्त कर दिया। लेकिन बाद में अन्य उज़्बेक नेताओं ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने निश्चय किया कि इब्राहिम खां और खान आलम कन्नौज पर आक्रमण करेंगे और उसी समय खान जमा और बहादुर खां मानिकपुर पर अधिकार कर लेंगे। अकबर ने तत्काल इनके खिलाफ कार्यवाही की और उन्हें परास्त किया। अंत में बहादुर खां को पकड़कर फांसी दे दी गई और खान जमा युद्ध में मारा गया और इसके पश्चात उज़्बेकों का यह विद्रोह समाप्त हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं मिर्जाओं के विद्रोह की। अकबर के विभिन्न सगे संबंधियों और मिर्जा वर्ग के व्यक्तियों ने प्राय उसी समय विद्रोह किया जब उज़्बेकों ने विद्रोह किया। इन विद्रोहियों में इब्राहिम हुसैन मिर्जा, मोहम्मद हुसैन मिर्जा, सिकंदर मिर्जा आदि प्रमुख थे। ये लोग अकबर के निकट संबंधी थे और तैमूर के द्वितीय पुत्र के वंशज होने के कारण अधिक सम्मान और पद चाहते थे। मुनीम खां ने इन लोगों को पराजित किया और उन्हें मालवा भगा दिया, परंतु गुरिल्ला युद्ध प्रणाली व्यवहार में लाने के कारण ये लोग विभिन्न स्थानों पर भागते रहे। इन्होंने लंबे समय तक उपद्रव मचाए रखा और जब तक कि अकबर ने 1573 में गुजरात पर दोबारा आक्रमण करके इनकी शक्ति को अंतिम रूप से कुचल नहीं दिया, तब तक ये शांत नहीं हुए। अब हम बात करते हैं 1580 में हुए बंगाल और बिहार के विद्रोह की। अमीरों का अंतिम विद्रोह 1580 में बंगाल और बिहार में हुआ। यह उन सामंतों का विद्रोह था जो उसके पिता के समय से राजघराने से निकट संबंध रखते थे। इसका कारण वहाँ के सूबेदारों की इनके प्रति कठोरता थी। बंगाल में बाबा खां काकशल और बिहार में मोहम्मद मासूम काबुली ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। इन विद्रोहियों ने एकजुट होकर बंगाल के सूबेदार मुजफ्फर खां को धोखे से मार डाला और टांडा के किले पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार संपूर्ण बिहार और बंगाल विद्रोहियों के हाथों में चला गया। अब अकबर ने इस विद्रोह को दबाने के लिए टोडरमल को भेजा, जिसने बड़ी सफलतापूर्वक 1581 में इस विद्रोह को समाप्त कर दिया और इस विद्रोह को इस प्रकार कुचला कि इसके बाद अकबर को अपने सरदारों से किसी प्रकार के विद्रोह की आशंका नहीं रही। अभी तक हमने अकबर के सगे संबंधियों और अमीरों के विद्रोह के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं अकबर के समय में शहजादा सलीम, जो कि आगे चलकर जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा, उसके विद्रोह के बारे में। अकबर के अंतिम दिनों में युवराज सलीम ने अपने पिता अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया। अकबर ने लंबे समय तक शासन किया था, इस कारण सलीम गद्दी पर बैठने के लिए अधीर हो उठा। 1599 में जब सम्राट अकबर असीरगढ़ के किले को घेरे हुए था, तब उसने सलीम को अजमेर का गवर्नर नियुक्त कर
मेवाड़ के राणा अमर सिंह को परास्त करने का कार्य सौंपा। सलीम अजमेर जाने के बजाय इलाहाबाद चला गया और वहाँ एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करने लगा। उसने इलाहाबाद, अवध और बिहार में अपने निजी अफसरों को नियुक्त कर दिया और बिहार के शाही खजाने को लूट लिया। अकबर ने सलीम को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। तब अकबर ने सलाह के लिए अपने मित्र अबुल फजल को दक्षिण से बुलाया, किंतु सलीम ने जब अबुल फजल नरवर के आसपास आ पहुंचा तो 1602 को ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव द्वारा उसकी हत्या करवा दी। इससे अकबर बहुत दुखी और क्रोधित हुआ। अब सलीमा बेगम ने इलाहाबाद जाकर सलीम को समझाने का व्रत लिया। उसने सलीम को आगरा चलकर अपने पिता के प्रति झुक जाने और उसके आगे समर्पण करने के लिए तैयार कर लिया। सलीम ने 1603 में आगरा आकर अपने पिता से माफ़ी मांग ली और अकबर ने कोई और विकल्प न देकर उसे क्षमा कर दिया। उसी वर्ष अकबर ने सलीम को फिर मेवाड़ पर आक्रमण करने की आज्ञा दी, परंतु वह अपने पिता से आज्ञा लेकर चढ़ाई के लिए गोला बारूद लाने के बहाने फिर इलाहाबाद चला गया, जहां वह शराब और नाच रंग में डूब गया। इस समय तक अकबर के दोनों छोटे पुत्रों मुराद और दानियाल की मृत्यु हो चुकी थी। इस कारण अकबर ने सलीम के सभी बुरे कार्यों को बर्दाश्त कर लिया। इसी समय 1604 को 10 सितंबर 1604 को अकबर की माताजी की मृत्यु हो गई। तब सलीम आगरा आया और अकबर ने एक बार उसे फिर माफ़ कर दिया। 3 अक्टूबर 1605 को अकबर बीमार पड़ गया। कोई भी चिकित्सक हकीम उसके रोग का ठीक इलाज नहीं कर सका और 25-26 अक्टूबर 1605 की अर्धरात्रि में उसकी मृत्यु हो गई। अकबर की मृत्यु के बाद उसे सिकंदरा में दफना दिया गया। इस प्रकार एक महान सम्राट जिसे अकबर महान की संज्ञा दी जाती है, उसके शासनकाल का अंत हुआ और उसकी मृत्यु के बाद जहांगीर मुगल शासक बना। अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान अनेक ऐसे कार्य किए जिसके आधार पर उसे एक राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। उसने अपनी संपूर्ण प्रजा के साथ शासन के सभी क्षेत्रों में समान व्यवहार किया और राज्य की ओर से व्यक्ति में धर्म, जाति, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। उसने अपनी समस्त प्रजा को अपनी संतान के समान समझा और राष्ट्र की सारी जनता सम्राट के प्रति समस्त जनता ने सम्मान प्रदर्शित किया। उसने न केवल अपनी संपूर्ण प्रजा की भलाई के लिए प्रयास किए बल्कि उनके साथ समानता का व्यवहार किया। उससे पहले के मुस्लिम शासकों ने अपनी प्रजा को हिंदू और मुसलमान 2 वर्गों में बांट रखा था। हिंदुओं को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे, कष्ट भोगने पड़ते थे, जबकि मुसलमानों को अनेक सुविधाएं प्राप्त थी। परंतु अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस अंतर को समाप्त किया और संपूर्ण प्रजा के साथ समान व्यवहार करते हुए राज्य की नीति का आधार राष्ट्रीय हित को स्वीकार किया। इसके अलावा उसने पूरे देश में एक जैसी शासन प्रणाली, न्याय व्यवस्था, मालगुजारी, बंदोबस्त, एक राज्य भाषा, एक मुद्रा, एक सामान्य शाही सेवा जिसके सदस्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किए जाते थे एवं जो एक विशाल साम्राज्य की राजनीतिक व प्रशासकीय एकता को बनाए रखने में योग देते थे की स्थापना की। अकबर ने सैकड़ों वर्ष पुरानी गलत परंपराओं जिनसे अनेक हिंदू पीड़ित थे को बंद करके असाधारण राजनीतिज्ञता का परिचय दिया। उसने अनेक सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का भी प्रयास किया। उसने दास प्रथा समाप्त कर दी, सती प्रथा, बाल विवाह, वृद्ध विवाह आदि को भी रोकने का प्रयास किया। इसके अलावा उसने भारत की सांस्कृतिक एकता और उन्नति के लिए भी अनेक प्रयास किए। फारसी भाषा को राज्य भाषा बनाया गया और विभिन्न भाषाओं के श्रेष्ठ ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। उसका उद्देश्य था कि प्रजा के उच्च और मध्यम वर्ग के लिए एक लोक साहित्य
का निर्माण किया जाए। उसने शिक्षा संबंधी अनेक सुधार भी किए और हिंदुओं और मुसलमानों के लिए मिश्रित स्कूल स्थापित किए। उसने अनेक ललित कलाओं की पद्धतियों का समन्वय किया और उनकी उन्नति के लिए प्रयास किए। उसने चित्रकला के लिए एक पृथक विभाग स्थापित किया और उसका प्रधान सर्वश्रेष्ठ चित्रकार ख्वाजा अबू समद को बनाया। उसने संगीत कला को भी प्रोत्साहित किया। तानसेन, बिरजू बावरा, रामदेव, रामदास उसके समय के प्रसिद्ध गायक थे। उसने विभिन्न कलाकारों को एक साथ कार्य करने का मौका दिया। इससे भारत की सभी कलाओं की विभिन्न पद्धतियों का समन्वय हो सका। वे पारसी, मुस्लिम और हिंदू कला एक दूसरे के निकट आ सकी और मुगल कला को एक विशेष स्वरूप प्रदान कर सके जिसमें विदेशीपन कम और भारतीयता अधिक थी। इसके अलावा अकबर ने व्यापार और व्यवसाय को नियंत्रित कर देश की आर्थिक समृद्धि का व्यापार मार्ग भी खोला। उसने अनेक प्रकार की दस्तकारियों को देश में प्रोत्साहन दिया, जिसके फलस्वरूप देश विकास और समृद्धि की चरम सीमा पर पहुंचकर विदेशी यात्रियों और दूतों की आंखों में चकाचौंध पैदा करने लगा। अकबर की इच्छा थी कि उसके साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की धाराएं परस्पर मिलकर बहें, जिससे संकुचित दृष्टिकोण, हठ, धर्मांधता, धार्मिक असहयोग और पारस्परिक कलह का अवसान हो सके। इस प्रकार विद्यार्थियों, हम सभी ये स्वीकार करते हैं, निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि अकबर मध्ययुगीन भारत का सबसे महान सम्राट था और वास्तव में इस देश के संपूर्ण इतिहास में सर्वश्रेष्ठ शासकों में एक था। वह वास्तव में हमारा राष्ट्रीय सम्राट था। इस प्रकार अनेक विद्वानों की टिप्पणियों द्वारा भी यह स्पष्ट होता है कि भारतीय इतिहास में अकबर को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव ने भी कहा है कि अकबर मध्ययुगीन भारत का सबसे महान सम्राट था। इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।